जब किसान के फसल के भाव कम होते तब सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, और जब बढ़ जाते तो क्यों हस्तक्षेप होता है। गेहूं के भाव बढ़ जाएंगे, टमाटर के भाव बढ़ जाते तो झट करके उस पर निर्यात शुल्क लगा देती है। पर आप जब भाव बढ़ते तब हस्तक्षेप करते हो, जब कम होता है तब। जिंदाबाद जिंदाबाद बच्चू भाव जिंदाबाद। क्या मकसद है? दो हेतु से हम आए हैं। एक तो पहली बात है, मेरा देश मेरा खून ये अभियान हम चढ़ा रहे हैं इसमें, और उसके साथ किसान का भी जो मुद्दा है उसको लेकर आए हैं। जिस तरह से किसान के 75 साल के अंदर जो हाल बेहाल कर दिए सरकारों ने, सरकार कांग्रेस की भी आई है और फिर भाजपा भी आई तो भी, लेकिन कोई बदल कुछ नहीं हुआ। जिस तरह ने मोदी जी ने बोला था कि हम 50% मुनाफा लेकर भाव तय करेंगे, जो भी फसल को भाव दिया जाएगा, लेकिन उस तरह से कुछ हुआ नहीं। और इसीलिए हमने एक मुद्दा उठाया कि हर स्टेट के अंदर कोई जात के नाम पर नौकरी का आरक्षण डिमांड करते हैं। तो हमने ये सोचा कि हर किसान जो है हर जात में है, जाट नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, सभी है, ओबीसी है, सभी है। तो किसान के समस्या में जो अगर हल होता है तो सभी जाति का भी हल हो सकता है। तो इसीलिए किसान का मुद्दा लेकर प्रभु रामचंद्र के भूमि में जाकर, जो हमारे देश के लिए बहुत प्रेरणादायी है और उनका आदर्श पूरे देश को बताया, तो यहाँ से लेकर मिश्रा जी ने हम और तिवारी जी ने हमको बुलाया, और हमको भी हमने भी सोचा था कि एक बार अयोध्या जाएंगे तो किसान का मुद्दा लेकर जाएंगे, और फिर गन्ना और सोयाबीन और धान कपास लेकर उसका प्रसार चलाएंगे, और पूरे देश में किसान के लिए आर्थिक आरक्षण निर्माण हो। देखो, किसान और मजदूर देश के अंदर 65 उसकी आबादी है, और एक ही तरफ 65 तक हमारा 100 में अगर 65 हम है तो जो बजट में जो हमारे लिए तरतूद होती है, जो भी वहाँ दिया जाता है वो बहुत कम है, 10%। तो ये अगर सभी राज्य के इसमें और केंद्र में इसकी आय बढ़ाना चाहिए, इसका जो बजट में रकम है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो किसान को और मजदूर को भी आर्थिक आरक्षण मिले। और आज आप जिस तरह से 7वां वेतन आ गया, अभी 8वां के लिए किसान अपने कर्मचारी आगे जाएंगे, तो हमारा जो आयोग आया था, किसान मूल्य आयोग, उसका अभी तक अमल बजावनी नहीं हुई। तो इस वजह से लोग, किसान में इतने सब कष्ट करने के बाद कुछ मिलता नहीं तो लोग स्थलांतरित होने लगे। कोई मुंबई चला गया, कोई कलकत्ता जा रहा है, मुंबई के लोग इधर आ रहे हैं। तो ये स्थलांतर भी बहुत तरफ है, लोग शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, और किसान जो गांव है वो तो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो ये आर्थिक स्थिति में किसान, जब तक आर्थिक आरक्षण किसान को नहीं मिलेगा तब तक उसका सुधार नहीं होगी। हमारी जितनी संख्या है उस पर हमारी बजट में हमारी हिस्सेदारी होना जरूरी है। अब मंत्री हैं, वहाँ के महाराष्ट्र में मंत्री हैं, और बीजेपी से आपका गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात महाराष्ट्र में भी कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत से किसान जो सुसाइड कर रहे हैं। ये तो पूरे देश में प्रॉब्लम है जी। अभी उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने आत्मखुदकुशी की, जहाँ गन्ने के पैसे नहीं मिले थे, मुझे भी सुना था, और ये सभी तरफ है। हमको एक महाराष्ट्र के लिए नहीं, एक आरक्षण जो किसान को आर्थिक आरक्षण मिलना चाहिए, ये खाली एक राज्य ने देने से नहीं होता। और केंद्र सबसे ज़्यादा, अगर आयात निर्यात में जो कि अभी धान को जो भाव दिए जा रहे हैं, उसका उपार्जित जो खर्चा आता है उससे कम 50% कम दे रहे हैं। खर्चा आएगा क्विंटल में 3-4 हज़ार रुपये, और तुम भाव जाहिर करेंगे 2000-2100 तक, तो ये तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये पूरे देश में है। धान, अगर जहाँ धान उत्पादक किसान है सभी को, और भाव जो हम घोषित करते हैं वो केंद्र सरकार करती है, राज्य पर उससे निर्भर। ये जो पूरा निर्णय लेने का अधिकार केंद्र का है, तो ये पूरे देश में होना चाहिए ये आंदोलन। आपकी बात सुनी जाएगी? आप देखो, शुरुआत सुनी जाएंगी, ये बात अलग है। हम सुनाने जा रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है।
सुनी जाएगी ये बाद में की बात है। हम सुनाने जा रहे हैं। हम जो भी वहाँ भाजपा के साथ गठबंधन में है उससे ज़्यादा हम गठबंधन में होने के बावजूद भी हम किसान को नहीं छोड़ेंगे। हमारे लिए किसान ही माता पिता के समान है। इलेक्शन आने के बाद भी किसान, पहले जब इलेक्शन आने वाला होता तभी किसानों को याद किया जाता है। बीच में नहीं, याद नहीं अभी किया तो जाता है। कहाँ इलेक्शन आने वाला है, है। अभी कहाँ इलेक्शन है। देखो, चुनाव के अंदर ही मुद्दा आना जरूरी है, ऐसा नहीं है चुनाव के अंदर मुद्दा नहीं आना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पर ही चुनाव हो। तो कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी है किसानों की? दोनों ने भी बहुत कुछ अच्छा किया नहीं। कांग्रेस ने तो फिर उससे भी और गलत कर डाला है। और ऐसा लगता था मोदी जी आएंगे तो और सुधारना होगी, तो उसमें तो कोई सुधारना हुई नहीं। आज ही खुदकुशी किसान कर ही रहा है। प्याज निर्यात शुल्क बढ़ा दिए प्याज पर, क्या बढ़ाने की ज़रूरत थी। मैं ये कहता हूँ, जब किसान के फसल के भाव कम होते तब सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, और जब बढ़ जाते तो क्यों हस्तक्षेप होता है। गेहूं के भाव बढ़ जाएंगे, टमाटर के भाव बढ़ जाते तो झट करके उस पर निर्यात शुल्क लगा देती है। पर आप जब भाव बढ़ते तब हस्तक्षेप करते हो, जब कम होता है तब क्यों नहीं होता है। तो स्थिर रहना चाहिए। भाव बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। देखो, खर्चा तो बढ़ ही रहा है, खर्चे बढ़ाने, इसलिए हमने ये कहा है कि अगर MREGS जो महात्मा गांधी रोजगार योजना है उसमें किसान को लेना चाहिए। बोईनी से कटनी तक जो भी खर्चा गन्ने को आता है, जो भी खर्चा धान उत्पादक हमारे किसानों का आता है, वह कपास को आता है, उसमें MREGS में जुड़ा जाए तो उत्पादन खर्चा कम हो जाएगा। भाव तो जो है, मूल्य जो है वो कोई भी सरकार दे नहीं सकती, लेकिन उत्पादन खर्चा कम करने की जो बात है वो MREGS में आ सकती है। उत्तर प्रदेश में गोवंशों की बड़ी समस्या, और पिछली सरकार में भी योगी जी आए थे, इस बार भी इन्होंने जो है ये कहा था कि हर हाल में गोवंश, लेकिन आप अब निकलेंगे तो सड़कों पे आपको कुत्ता जानवर दिखेंगे और बहुत बड़ा सड़कीय हादसे होंगे। नहीं, इसमें देखिए ऐसा है, बच्चू भाई तो महाराष्ट्र से आए हैं, वहाँ पर इसको यहाँ एक समस्या है आवारा पशु की। आवारा पशु मतलब कि बहुत सारे जो गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं, सांड हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। पहले क्या होता था कि उसको किसान बेचता था या किसान उसको एक अपनी जगह संरक्षित करता था। अभी जब से योगी सरकार आई है तब से वो गायों को छोड़ने की बात हो रही है कि आप उसको कुछ बेच नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो मतलब उसकी वजह से जो गाय और सांड हैं वो किसानों के फसलों को रौंद देते हैं। रात भर किसान पहरा देता है और सब करता है, उसकी फसलें ही रौंद जाती हैं। बताइए, और वो जो इसीलिए जो मतलब पशुओं की जो एक कंट्रोल, अच्छा इन्होंने कहा गौशालाएं बनाएंगे। गौशालाओं की स्थिति ये है कि गौशाला में जो बजट आता है वो बजट वापस चला जाता है, जो पैसा आता है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा जोड़ूंगा। नहीं, मैं ये जोड़ूंगा कि गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर भी वो तो हत्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोरक्षण तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके नाम पर फिर किसानों को मारा जा रहा है। हाँ, मैंने ये कहता है कि आप धर्म को पालना है, जरूरी है, सबने पालना चाहिए, लेकिन अगर गाय छोड़ दे और सांड को छोड़ दे तो नुकसान किसका हो रहा है। किसान का ही हो रहा है। फिर उसके लिए आप अनुदान क्यों नहीं देते हैं किसानों को कि भाई आपकी गाय अगर बुढ़ी ये हो गई, खराब हो गई, कोई इसमें वो काम में नहीं आती है, दूध नहीं देती है, तो उसमें हिस्सेदारी किस सरकार की नहीं होना चाहिए। यानी पूरा जो खर्चा है, कल हम बेचते थे, अब बेच नहीं पाते, उसके पैसे आते थे, अब पैसे नहीं आ रहा है, तो मर रहा है तो किसान है गाय के साथ, और फिर फसल रौंद रहे हैं। फिर उसका परिणाम तो किसान पर ही हो रहा है। तो योगी जी जिस तरह से गाय भक्त है तो किसान भक्त भी होना जरूरी है। मैं उनसे यही कहना, कुबेर टीला है अयोध्या में, जो कुबेर टीला है, अंग्रेजों ने वहाँ एक महान जी को, मौलवी जी को, हिंदू मुस्लिम अपने, तो हमने इसीलिए हमारे मिश्रा जी और तिवारी जी ने जिस तरह से हमने चर्चा हुई, तो 1857 का इतिहास, मिश्रा जी तो पूरे देश के अंदर इतने उसके जो ध्यान है उनके, तो मेरे को नहीं लगता किसी को होगा। बहुत इतना अच्छा उसमें उन्होंने स्टडी किया है
और उसी को लेकर हमने जो अभियान का नाम रखा है मेरा देश मेरा खून। तो ये देश को बचाने के लिए सभी जात धर्म वालों ने अपना अपना खून बहाया है और उसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है जो अयोध्या है, यानी मौलाना जो अमर अली और मंदिर के हमारे पुजारी है महंत रामचरण दास, ये दोनों को भी फांसी दी गई है। तो ये बात भी हमें लगता है वहाँ भी एक स्मारक बनाया जाए। एक तरफ भक्ति के रूप से राम को, प्रभु रामचंद्र को देखेंगे और शक्ति के रूप में हम इस देश के शक्ति के रूप में हम इस स्मारक को देखेंगे। क्यों ना इसके लिए आ गया। माननीय मंत्री जी का आगमन एक सारी चर्चाओं को लेकर ये हुआ कि आप देखें किसानों पे खून घुमा के हर जगह किसान ही मारा जाता, रौंदा जाता, चाहे गौवंश हो चाहे फसल मूल्य हो। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये पानी की बिसलेरी बोतल रखी हुई है आपके सामने, यहाँ सब लोग जानते हैं कि इसका रेट 20 रुपये है। जो और आप एक देहाती कहावत समझ लीजिए ससुरा जी कि लोग कहा कि पानी मिट्टी मोल है, सबसे सस्ता पानी ही अपने देश में है, सबसे सस्ता अगर है तो पानी है, लेकिन ये 20 रुपये की बोतल है उदाहरण के तौर पे। और किसान का 1 किलो धान जो 6 महीने रात दिन जाके अपनी फसल में पूरा खेत में खून पसीना बहा के पैदा करता है, उसका भी 21 रुपये किलो लेते हैं। पानी में और धान में क्या फ़र्क है, सरकार हमको ये बता दे बहुत सही बात कि कितनी और इस पानी का रेट उद्योगपतियों ने तय किया है। बिसलेरी किले जो खुद भी बनाते हैं उद्योगपति व्यापारी बनाते हैं, और किसान ये अपना 20 रुपये रेट तय कर दिया कि 20 से 15 में 19 में नहीं मिलेगा भाई साहब। और मेरे धान का और गेहूं का रेट मैं कह दूं कि मैं 40 रुपये बेचूंगा तो मुझे बंद कर दिया जाएगा थाने में कि आप क्यों रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। तो जब वो पानी अपना 20 रुपये लीटर बेच सकते हैं तो क्या मैं 50 रुपये किलो अपना अनाज नहीं बेच सकता हूँ, मैं बेच सकता हूँ। ऐसा अधिकार हमको मिलना चाहिए। यहाँ भी आप समोसा एक खाएंगे 10 रुपये का होगा, एक चाय पियेंगे 10 रुपये, चाय 10 रुपये की मैं ले सकता हूँ। एक पैरासीटामॉल टेबलेट खरीदने जाएंगे बुखार की, फीवर की, आपको 5 रुपये की मिलेगी। मैं अपना अनाज सरसों अरहर पूरा ये मैं नहीं बेच सकता हूँ। ये कितनी बड़ी अन्याय है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो बाराबंकी ने पूरे उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अभी धान क्रय केंद्र चल रहे हैं, मोदी जी पे मैं प्रश्न चिन्ह और योगी जी पे उठाना चाहता हूँ। बहुत छोटी हमारी हैसियत है, लेकिन जैसे मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं इस देश का कानून और लाइन ऑर्डर बोल रहा है, गाइडलाइन है कि एक देश एक कानून। कैसे माने हम एक देश एक कानून? सरकारी क्रय केंद्र पे 2180 रुपये रेट आया है। बाणे वाला उसको जो डराने वाला खरीदता है वो 1500 रुपये क्विंटल का 1600 रुपये खरीदता है। जो फरेही वाला रास्ते में आप जानते गांव के लोग खरीदता है वो 1400-1500 रुपये में खरीदता है। तो ये ऐसा क्यों है? एक देश 3 कानून हो गए कि नहीं हो गए? इसको ऐसा करें कि एक रेट निर्धारित कर दें कि 2180 रुपये से नीचे जो भी धान खरीदेगा सरकारी रेट से ही जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, अभी बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। जहाँ हमसे 1500 रुपये लेते हैं वहाँ 2100 में सरकारी बेचते हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। इस पे माननीय मंत्री जी आपको आग्रह करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि इस पानी को और फसल को जोड़ के इसको एक मुद्दा बनाइए कि अगर हैसियत हमारी किसान की अपने मूल्य तय करने की नहीं है तो हमको अधिकार नहीं जीने का, स्वतंत्रता मुझे मिली नहीं है। भारत में पूर्णतः मुझे स्वतंत्रता नहीं मिली है, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। मतदान जो होता है वोटिंग वो किसान के मुद्दे को हो। अगर हमारे फसल को भाव नहीं तो हमारा वोट भी आपको नहीं। क्या है कि भागीदारी हमारी ज़्यादा है किसानों की, लेकिन वो जात और धर्म में बंटवारा कर दिया और फिर किसान की बात दूर दूर तक शासन में आती है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया तिवारी जी ने कि बॉटल चंद मिनट में बनती है तो उसका 20 रुपये आता है और 6 महीने में धान जो निकलने को लगता है तो उसको 21 रुपये भी आता नहीं, वो भी नहीं आता। तो ये बहुत यानी हम सब मिलकर, चाहे आप मीडिया हो कोई भी हो, तो हम जैसा गर्व से कौम हिंदू है ऐसा जो ऐलान होता है, कोई बोलता है गर्व से कौम मुसलमान है, तो हम चाहते हैं गर्व से कौम किसान है ये भी होना चाहिए। ये भी नारा गूंजना चाहिए कि किसान तो सभी धर्म और सभी जाति में रहने के बावजूद भी उसका आवाज़ क्यों नहीं सुनती सरकार। देखिए अमरेश मिश्रा जी ने 1857 पे जो 2500 की पेज की किताब लिखी है जिसका राष्ट्रपति विमोचन राष्ट्रपति ने किया है,
उसमें यही बात था तो मैं हिंदू मुस्लिम सर्व समाज के लोग मिल के तो लड़े। आपको इतिहास बता दो, अभी लखनऊ से आप आए हैं, यहाँ एक जुग्गौर स्टेशन है और एक मल्हौर है, आप लोग जानते होंगे। इसका इतिहास पढ़िए। जुग्गा और मल्ला नाम के 2 आदमी थे, वहीं एक जुग्गौर में शहीद हुआ था जुग्गा, और मल्हौर में मल्ला शहीद हुआ था। जुग्गौर और मल्हौर उसी के नाम से बसाया गया। हमारा एक देश हिंदू मुस्लिम रावत कोई भी ऐसी समाज नहीं है जिसने अपनी प्राणों की आहुति न दी हो। आज डिवाइडेशन क्यों हो रहा है? अभी आप अस्पताल जाइए, एडमिट हो जाइए बड़े अस्पताल में, और ब्लड चढ़ने के लिए बोल दिया जाए आपको ब्लड मिलेगा, आप अपना जमा करोगे, दूसरा ब्लड आएगा। हिम्मत हो तो आप बता दो कि मैं मुसलमान का ब्लड इसमें मैं नहीं चढ़ाऊँगा, या रावत का है मैं नहीं चढ़ाऊँगा, यादव का है मैं नहीं चढ़ाऊँगा। बोल दो हिम्मत हो तो। मरने लगते हो तो तुम्हें कोई ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती।